हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि बच्चों हम अपनी सीरीज़ को लेके चल ही रहे थे, इसमें हम लोगों ने आपके लिए जो नया इनिशिएटिव चलाया है दैट इज़ ऑफ एनसीईआरटी सीरीज़। तो उसी में लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए नया लेक्चर, जिसमें कि आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के पार्ट फर्स्ट या फिर आप बोल सकते हो थीम 1 के चैप्टर सेकंड का। देखिए, जो हमने चैप्टर 1 देखा उसमें हमने बेसिकली बात करी हड़प्पा के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें कौन कौन सी साइट पर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली, उसी में हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे। आज हम जब चैप्टर 2 की बात करेंगे तो उसमें पहले तो हम टाइम पीरियड देखेंगे कि किस टाइम पीरियड को हम फोकस कर रहे हैं। सेकंड, उसके बाद उस समय की वहाँ पर किस किस तरह की कंडीशंस हुआ करती थी, वेदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, क्योंकि जब तक आप इन तीनों चीज़ों को नहीं पढ़ते आपको हिस्ट्री का एक क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा। अगर आप किसी किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इन तीन चीज़ों में उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। पहला होता है उसका पॉलिटिकल नेचर, दूसरा होता है वहाँ की इकोनॉमी, और तीसरा होता है वहाँ की सोसाइटी। तो जब तक आप इन तीन एस्पेक्ट में किसी चीज़ को नहीं पढ़ते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपने उस पर्टिकुलर जगह के बारे में पढ़ा है या आपको उसका पर्टिकुलर आइडिया है। तो इसी में मैं अभिषेक पाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे कुछ क्वालिफिकेशंस है जो मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में क्लियर किया था, सीएपीएफ 2023 और यूपीएससी सीडीएस एंड एफकैट मैंने सेवरल टाइम्स क्लियर किया है। अब बात कर लेते हैं, चैप्टर 1 तो हमारा हो चुका है जिसमें कि हड़प्पा के बारे में था। हम आज बात करेंगे चैप्टर 2 की, जिसमें कि हम बात करेंगे किंग्स की, फार्मर्स की, टाउन्स की। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों के बीच में ना एक थोड़ा सा टाइमलाइन का गैप है जो कि एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका ये जो गैप है वो छूटे, तो इसलिए मैंने इसके बीच में जो आपका पड़ता है दैट इज़ योर एक सेकेंड, दैट इज़ योर ऋग्वैदिक पीरियड। ओके, ऋग्वैदिक पीरियड या फिर लेटर वैदिक पीरियड। इन दोनों के बारे में आज हम साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज किंग, कास्ट एंड क्लास, इसके बारे में बात कर लेंगे। अर्ली सोसाइटीज ड्यूरिंग दी महाजनपद रूल। ओके, और फिर थीम 4 आएगी जिसमें थिंकर, बिलीव्स इन बिल्डिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ पे होगा आपका कल्चरल डेवलपमेंट। तो आप देख पा रहे होंगे इसी के दौरान, यानी कि एक सेम टाइमलाइन है, उसी में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई जा रही हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में। ये आपका इकोनॉमी की बात कर रहा है, स्टेट्स की बात कर रहा है, ये आपका सोसाइटी की बात करेगा, और ये आपका कल्चरल डेवलपमेंट। सेम ही टाइमलाइन है, ऑल्दो मैं इसमें आपको और भी एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा ताकि आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन सके उस टॉपिक को लेके। बात कर लेते हैं 1500 से लेके 600 बीसी, जो टाइम पीरियड हमारा एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है, उस टाइम पीरियड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले तो उस टाइम पीरियड में आपको ऋग वैदिक टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। अब ये ऋग वैदिक कब, जब आपके क्या लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था, जिसको कि हम मानते हैं क्या, ओल्डेस्ट वेद। ओके, आपकी सोसाइटी में जो ओल्डेस्ट वेद जिसको टर्म दिया गया है दैट इज़ योर ऋग्वेद, और वही पीरियड होता है आपका कौन, उसी पीरियड को आपका अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा गया है। ये कब से कब तक माना गया है, इसको माना गया है आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा। ऑल्दो मैंने आपको बोला था कि हिस्ट्री, थ्रू आउट द हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा, क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं कि आपके हिसाब से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ओके, मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा टाइम पीरियड होगा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे जब औरंगजेब की डेथ हुई थी, कुछ बच्चे बोलेंगे जब 1858 का प्रोक्लेमेशन आया था, और कुछ बच्चे उसमें कुछ अलग अलग थ्योरीज ला के रख देंगे कि जब आपका दस्तक इशू किया गया था वो एक इम्पॉर्टेंट पीरियड था। तो यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। बट जब आप लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक की बात करोगे तब एक क्लियर डिस्टिंक्शन जो हमने लेके चला है दैट इज़ ऑफ 1000 बीसी। मतलब 1000 बीसी में कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ होगा, और वो इवेंट आपका क्या था, दैट इज़ योर डिस्कवरी ऑफ आयरन। तो इस दौरान यहाँ पे क्या खोजा गया था, आयरन खोजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यही वो टाइम पीरियड है जो एक आपको क्लासिफिकेशन देता है बिटवीन दी, मतलब यहाँ पे एंड होता है आपका किसका, चालकोलिथिक एज का, और फिर यहाँ से आयरन एज आपकी शुरू हो जाती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर हम जब वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे तो हमारे टोटल एंड टोटल 4 वेद्स हैं,
पहला होता है ऋग्वेद, जिसको कि अर्लीस्ट वेद कहा गया है। फिर आता है यजुर्वेद, जिसमें कि प्रेयर्स के बारे में बात करी गई है, रूल्स एंड बुक्स ऑफ प्रेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर आता है सामवेद, इसमें आपके चैंटिंग्स हैं, सॉन्ग्स हैं। फिर आता है लास्ट में अथर्ववेद, ये रिचुअल्स है, बुक्स ऑफ मैजिक्स एंड चार्म्स। तो अगर आप काला जादू की बात करें या फिर मैजिक वगैरह की बात करें तो वो आपका किस में आएगा, अथर्व वेद में आएगा। उसके बाद आ जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद एक ऐसे एरिया को भी कहा गया है जहाँ पर आपका सप्त सिंधु लैंड है। सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मतलब यहाँ पर कितनी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, 7 नदियाँ देखने को मिलेंगी। उनमें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट प्रोमिनेंट जो रिवर है दैट इज योर इंदस रिवर। ओके, क्योंकि इससे पहले की जो सिविलाइजेशन है दैट इज ऑल्सो इन दी पेरिफेरी ऑफ इंदस रिवर, और यहीं पर आसपास का जो एरिया है फिर वहाँ पर और भी नदियाँ आपकी देखने को मिली। उन्हीं सब जो नदियाँ हैं मतलब एक इंदस प्लस 6 रिवर्स। ओके, टोटल कितनी रिवर्स हो गई, 7 रिवर्स, और इस 7 रिवर के एरिया को ही हमने नाम दे दिया सप्त सिंध। ओके, तो ये सप्त सिंध रिवर या सप्त सिंध लैंड वाले एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेदा। अब इसमें कौन कौन सी रिवर्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इंदस सबसे इंपॉर्टेंट तो हो जाती है आपकी इंदस, और इसका नाम आपका क्या होता है, सिंधु। ओरिजिनल नेम इसका क्या था आपका, सिंधु। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट रिवर दैट इज योर झेलम। क्लियर, और झेलम आप ध्यान रखना, झेलम का एंशिएंट नेम क्या आता है, वितास्ता। फिर आती है चेनाब, चेनाब का है अक्षकिनी। ये मैं आपको चेनाब इसना हाईलाइट करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चेनाब के बारे में ऑलरेडी CAPF ने 2022 में आई थिंक पूछा हुआ है चेनाब के बारे में। ओके, और उसने मैच द फॉलोइंग में तो इनके बारे में बहुत बार पूछा है। फिर आता है रावी रिवर, हाँ रावी रिवर, रावी रिवर का नाम होता है परुष्णी। नेक्स्ट इज बियास, बियास का होता है विपासा। सतलज शत्रुदी या फिर इसको शतुर्द्री कुछ बोलेंगे। सरस्वती आता है जिसका नाम होता है नंदीतृण। तो ये आपको 7 रिवर्स आपको याद रखनी है। ओके, फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे पोस्ट वैदिक या लेटर वैदिक में आपको देखने को मिलेगा कि महाजनपद की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। मतलब ये वो टाइम पीरियड है जब महाजनपद की अर्ली फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो वहीं हम देखेंगे अर्ली स्टेट्स एंड देयर इकोनॉमी। तो जो हड़प्पा के बाद का जो एरिया था उसको हमने ऋग्वेदा पीरियड भी बोला, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये जो ऋग्वैदिक पीरियड है कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास पाया जाता है। फिर यहाँ पर जब आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेटलमेंट एमर्ज इन मैनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया। फिर डेक्कन प्लेट्यू में भी आपको देखने को मिलेगा पार्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जो इंदस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपको कुछ जो छोटे छोटे एरिया देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपका क्या है सेटलमेंट्स हैं, वो कुछ नॉर्थ इंडिया का पार्ट है और फिर कुछ डेक्कन प्लेट्यू के पार्ट में है। यहाँ पर आपको किस तरीके से मैं पता लगा कि ये एक नया एरिया है यहाँ पर, क्योंकि न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड आपको देखने को मिले इंक्लूडिंग मेकिंग ऑफ इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ्स। तो यहाँ पे मेगालिथ्स आपको वो देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, द डेड वर बरीड विद अ रेंज ऑफ आयरन टूल्स। तो ये देखिए आयरन, आयरन सबसे पहले यहीं पे खोजा गया। लगभग मैंने आपको बता दिया कि डिस्कवरी ऑफ आयरन लगभग कौन से टाइम पीरियड में हुई, तो उसके लिए है 1000 BCE। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हाउ दे वर डिस्कवर्ड, कैसे पता लगा, कैसे खोजे गए। मैं बात कर रहा हूँ डिस्कवरी हुई है तो किस तरीके से हम माने कि वहाँ पे डिस्कवरी हुई है। तो जेम्स प्रिंसेप एंड द ऑफिसर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने डिसाइफर किया है किसको, ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट को। तो जब भी आपके सामने बात आएगी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट, इसके लिए कौन आते हैं आपके, जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पे P आई थिंक मिसिंग हो गया था, तो जेम्स प्रिंसेप वो ऑफिसर थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को खोजा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका CAPF में आ चुका है 2022 या 23 में से किसी में पूछा गया है। ही फाउंड द मेंशन ऑफ प्रियदसी। देखिए प्रियदसी, प्रियदसी मतलब बिलव्ड, ओके, यानी कि प्लीजेंट टू बी होल्ड, जिसमें कि रेफर किया जाता है हमारे अशोका के बारे में, अशोका ऑफ मौर्यन एम्पायर। यहीं से आपके जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में निकाला कि ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसके साथ साथ हमें इकोनॉमी और सोशल इन दोनों को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इकोनॉमी में कोई चेंज आया है या पॉलिटी में कोई चेंज आया है तो उसी की वजह से आपका कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की स्क्रिप्ट होती है। फिर हम बात करते हैं मेजर डेवलपमेंट क्या क्या हुए आपके 600 BCE में।
यहाँ पे जब आप बात करोगे तो आयरन का यूज़ होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, आप ये मान सकते हो कि जो 6th सेंचुरी BCE है, इसको आप एज अ एज ऑफ डेवलपमेंट बोल सकते हो, एज ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि इस दौरान बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था। एक तरफ आप आयरन से क्या बना रहे थे, देखो आयरन का यूज़ कैसे कैसे हो रहा था, एज अ वेपन। ओके, फिर आयरन का यूज़ एज एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा था। एग्रीकल्चर में कैसे, आपका प्लग बना के। और फिर साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉइनेज डेवलप हुआ। कॉइनेज मतलब कॉइन्स। और जब कॉइन्स डेवलप हुए तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट सिस्टम डेवलप हुआ होगा, क्योंकि अगर आपका मार्केट नहीं होगा तो कॉइन आप कैसे बना लोगे। तो मार्केट सिस्टम डेवलप हुआ। अब अगर मार्केट सिस्टम है तो यहाँ पे और क्या डेवलप हो गया, आपकी इकोनॉमी। इकोनॉमी डेवलप हुई तो यानी कि यहाँ पे सोसाइटी में ट्रेड हो रहा होगा, यानी कि ट्रेड। और जब ट्रेड आता है तो उसके साथ आपका क्या होता है, इंटर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ या डिफरेंट एरियाज़। तो इस तरीके से आपको देखना है। और जब इंटर कनेक्शन बनेगा तो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, पॉलिटिकल एक्सचेंज भी होगा, इकोनॉमिकल एक्सचेंज भी होगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से डेवलप करनी होंगी अपना माइंड सेट, क्योंकि यूपीएससी भी इसी तरीके से डेवलप कर रहा है अपने आप को। ओके, इसी दौरान आपने देखा होगा कि कुछ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स आपके डेवलप हुए, जैसे कि जिसमें कि बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आ जाता है। जब आप बात करोगे दोनों के दोनों की, तो दोनों के दोनों आपके इसी टाइम पीरियड में लगभग लगभग ग्रो हुए। बुद्धिज्म में जब आप बात करोगे तो आपको बात करनी होगी गौतम बुद्ध की, और जब जैनिज्म में बात करोगे तो आप बात करोगे महावीरा की। तो ये सब आपको देखना है यहाँ पे। फिर जब आप बात करोगे अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट की, उन सब में भी आपको मेंशन मिलता है लगभग लगभग कितनी स्टेट्स का, 16 स्टेट्स का, जिसको कि हमने क्या नाम दे दिया, महाजनपद। तो टोटल लगभग लगभग कितनी स्टेट्स होते हैं आपके, 16 महाजनपद थे वहाँ पे। जब हम बात करेंगे तो ज़्यादातर आपके किसके द्वारा रूल करे गए थे, वो किंग्स के द्वारा, मतलब सिंगल किंग्स, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, मोनार्की। बट एक ऐसा एरिया था जहाँ पर क्या चलती थी, आपकी ओलिगार्की चलती थी, यानी कि अ ग्रुप ऑफ किंग्स या ग्रुप ऑफ रूलर्स उसको रूल करते थे। तो वो आपको ध्यान रखना है। वेयर द पावर वॉज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मैन ऑफनली कलेक्टिवली नोन एज योर राजाज। फिर हम महाजनपद की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग लगभग 16 के 16 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम्बोज दिख रहा होगा आपको। सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अश्मका, या फिर इनमें से आप कैसा वाला ले सकते हो, ये आपके 16 के 16 महाजनपद। जैसे अंगा, अंगा की कैपिटल चंपा। अश्मका, ये देख रहे हो यहाँ पे अश्मका, अश्मका सबसे साउथ में। तो इसका अगर हमको बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं हम, ऐसे देखिए, नॉर्थ, नॉर्थ में आपका कौन मिल गया आपको, कंबोजा। ओके, ये वाला नॉर्थ में। फिर सबसे साउथ में आपको कौन मिला, अश्मका। सबसे वेस्ट में अगर हम देखें, सबसे वेस्ट में आपका वल्लभी। और वल्लभी आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वल्लभी होगा या और कोई देखते हैं यहाँ पे, वल्लभी लगभग वो मान लेते हैं कि वल्लभी है यहाँ पे, ठीक है। और फिर सबसे इधर पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाला। बट इनमें से अगर आप देखोगे तो अंगा, अंगा को हम मान लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आपको देख के चलना होगा। जैसे अंगा की कैपिटल क्या है, चंपा, ये यहाँ पे कैपिटल्स लिखी है मैंने। ओके, अंगा की कैपिटल चंपा, अश्मका की पोदना, अवंती की उज्जैनी, छेड़ी, ये आपको लिखा है गांधारा की तक्षशिला, खम्बोज की पुंछ, काशी की काशी ही है, कोशाला की श्रावस्ती है, मगध राजगृह, वत्सा का कौशाम्बी। अच्छा, मगध की शुरुआत में राजगृह हुआ करती थी, लेटर ऑन इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, पाटली पुत्रा। और आपको ये ध्यान रखना है किसने चेंज करी थी, ये उदयन ने, ठीक है। उदयन ने चेंज किया था आपकी क्या कैपिटल को, फ्रॉम राजगीरा टू पाटली पुत्रा। फिर शूरसेन मथुरा, पांचाला काम्पिल्या, कुरु इंद्रास्त्र, मत्स्य स्थोवती, वजी की वैशाली, और यहाँ पे आपको माल्ला की कुशीनारा। तो ये आपको ध्यान रखने है कि ये आपके क्या है, मेजर मेजर महाजनपद थे। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, ये क्या है, सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में आपका बात करता है। सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों, फर्स्ट अर्बन हमारे क्या था, जरा याद कीजिए, फर्स्ट अर्बन कल्चर हमारा कौन सा था। देखिए, जो हमारा फर्स्ट अर्बन कल्चर था दैट इज ऑफ इंडस
वैली, ये कौन सा पड़ता था आपका, इंडस वैली का पड़ता था। उसके बाद फर्स्ट रूलर कौन सा आया, जब हमने बात करी अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक की, तो ये दोनों कैसे थे, आपके रूलर थे। यानी कि आपकी इंडियन सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हुई है, पहले तो भैया हम पहले तो हम अर्बन हुआ करते थे, फिर उसके बाद रूलर, और उसके बाद दोबारा से अब हम क्या हो गए, अर्बन। दूसरी खासियत यहाँ की क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पोएट्री, तो इसको NBPW को आप ऐसे याद रखेंगे, नदन ब्लैक वेयर पॉलिश्ड पॉटरी। ओके, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी कि आपके कुछ गनाज होते थे जिन्हें हमने बाद में जाके महाजनपद बोला। ओके, और ये ज़्यादातर आपके रूल होते थे। देखो मोस्टली में तो क्या हुआ करती थी आपकी मोनार्की, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बट उनमें से कुछ में आपकी क्या हुआ करती थी, ओलिगार्की। जैसा ओलिगार्की में यहाँ पे आता है वज्जी, मैंने पीछे आपको बताया ना वज्जी के बारे में, ये हुआ करता था आपका कौन सा, ओलिगार्की वाला। ओके, तो यही ओलिगार्की से आपके कौन थे बोथ बुद्धा एंड महावीरा इसी गणा से बिलोंग होते थे। फिर यहाँ पे होता है अंगुत्त निकाय, ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ सुत्त पिटक। ये सुत्त पिटक यानी कि ये किसका है, ये बुद्धिज्म का है। जब आप बुद्धिज्म की थर्ड काउंसिल के बारे में पढ़ोगे, ओके, बुद्ध की आप क्या पढ़ोगे, थर्ड काउंसिल के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि उन्होंने 3 पीटक बनाए। ओके, पहला वाला था सुत्त पीटक, दूसरा होता है विनय पिटक, और लास्ट होता है अभी धम्म पिटक। इन सब में किस किस बारे में लिखा हुआ था, तो जब विनय पिटक की बात करोगे इसमें रूल्स के बारे में लिखा हुआ है आपका, सुत्त पिटक की बात करोगे इसमें टीचिंग के बारे में लिखा हुआ है, और जब आप अभिधम पिटक की बात करोगे इसमें फिलॉसफी है बुद्धिज्म की। ओके, तो सुत्त पिटक के अंदर आपका किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, महाजनपद के बारे में लिखा है। फिर भगवती सूत्र, ये क्या है, ये जैन का एक टेक्स्ट है जिसमें कि आपका किसके बारे में लिखा है, अगेन महाजनपद के बारे में लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उसने क्या करा है, एक मेन रोल प्ले किया है रिगार्डिंग दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर महाजनपद। फिर यहाँ पे आपको और कैसे पता लगा, कॉइन्स से हमें पता लगा, सतमना कॉइन जो कि किसके हुए करते थे, सिल्वर के होते थे। फिर होता है निष्क, ये भी आपका एक तरह का कॉइन होता है। तो इन सब जगहों से आपको क्या पता लगा, महाजनपद के बारे में पता लगा। इन सब महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था आपका, मगध। देखिए मगध ही क्यों, क्योंकि मगध एक ऐसे एरिया पे है, देखिए समझिए मगध की टोपोग्राफी को समझिए, थोड़ा सा आपको मगध दिखाना पड़ेगा पहले। ये देखिए ये रहा मगध, अगर आप इसके आसपास के लैंड को देखेंगे, ये कैसे लैंड में है, ये इंडो गेंगेटिक प्लेन्स में आपको पाया जा रहा है। तो गेंगेटिक प्लेन्स में आपकी क्या है, बहुत सारी नदियां हैं। देखिए यहाँ पे गंगा तो एक मेन रिवर है ही, और गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी जा रही हैं, तो साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, एक रिच सॉइल होगी, जिसकी वजह से आपका मेन चीज़ क्या होगी, एग्रीकल्चर। और यहीं पर आपके क्या है, आयरन के बहुत सारे रिसोर्सेज आपको पाए जाते हैं। दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, और वही दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं किस चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। सबसे पहला क्या, एग्रीकल्चर, और दूसरा यहाँ पे आयरन। ये दोनों ही चीज़ मगध के पास भरपूर मात्रा में थी। इनिशियली आप बात करोगे तो राजगिर है, जिसको कि आजकल हम राजगीर बोले जाता है, जो बिहार में पड़ता है, वो कैपिटल थी आपकी किसकी, मगध की। हालांकि इसको चेंज कर दिया गया था, और इसे 4th सेंचुरी BCE में इसको कहाँ ले आए गए हम, पाटलिपुत्रा। और मैंने आपको बता दिया किसने चेंज किया था, इसे करा था उदयन ने। इसके बाद या फिर यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया है मगध में, उसमें आती है हरियंक डायनेस्टी, फिर नेक्स्ट आती है नाग डायनेस्टी, फिर आती है नंदास, फिर आते हैं मौर्यंस। और ये मौर्यंस ही हैं जिस क्लैन से आपके कौन कौन बहुत मोस्ट फेमस राजा आए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आए हैं। ओके, फिर आपके कौन आए हैं इसमें, अशोका द ग्रेट आए हैं। तो ये सब आपके किसमें है, मौर्यन एम्पायर में। मौर्यन एम्पायर की बात कर लेते हैं, तो किसने फाउंड किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, लगभग 321 BCE में इसको फाउंड किया था। इनका जो टेरिटरी थी वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेके लगभग इधर यहाँ बर्मा तक जाती है। तो फ्रॉम अफगानिस्तान टू बर्मा, और नीचे साउथ में
बिल्कुल एट द टेरिटरी ऑफ चोलास वहाँ तक गई है। फिर यहाँ पर इनके जो ग्रैंडसन है उन्होंने इसको और ज़्यादा दूर तक ले गए, और उनके ग्रैंडसन कौन, अशोका, उन्होंने क्या जीता आपका, कलिंग। और जब कलिंग जीता उन्होंने, तो कलिंग का आपको एक अभिलेख में भी देखने को मिलता है, कलिंग से आपको एक अभिलेख देखने को मिलता है। और कलिंग वॉर के बारे में आपको कहाँ पे मिलता है, जो इनका मेजर रॉक एडिक्ट है, आई थिंक 13th नंबर का है, 10th 11th 12th 13, यस, जो इनका 13th नंबर का जो मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें से आपको कलिंग वॉर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, जब कलिंग वॉर की बात करोगे तो यहाँ पर इसी मेजर एडिक्ट में, ये 13th नंबर वाले में आपके 2-3 चीज़ों के बारे में बात करा गया है। एक आता है बहरी घोष, दूसरा आता है धम्म घोष। ओके, बहरी घोष, बहरी घोष क्या होता है, जब आप अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करवाते हो थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। और दूसरा आता है धम्म घोष, जब आप साइलेंट या फिर नॉन वायलेंट तरीके से अपने एरिया का एक्सपेंशन कराओ। क्लियर, तो यही वो पॉइंट है, ये कलिंगा वॉर ही वो पॉइंट है किसकी लाइफ में, अशोका की लाइफ में, जब उन्होंने किसको, बहरी घोष को त्याग दिया और धम्म घोष को अपना लिया। ओके, तो इसके बारे में आपको कहाँ देखने को मिलता है, रॉक एडिक्ट नंबर 13th में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके सोर्सेज आपको कहाँ कहाँ से मिले, मतलब कहाँ कहाँ से आपको अशोका के बारे में या मौर्यन एम्पायर के बारे में मिला। सबसे पहली तो है इंडिका, मैगस्थनीज ने जो लिखी थी। ये मैगस्थनीज कब, जब आपका यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, एक सेकेंड, यस, आई थिंक ये भी नहीं दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड है, हाँ। तो अलेक्जेंडर जब इधर की तरफ आया था तो उसने अपना एक एम्बेसडर इधर छोड़ दिया था जिसका नाम था सेलुलस निकोटर। ठीक है, तो जब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य इधर एरिया को जीतने पहुंचा तो सेलुलस निकोटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि कर ली, और फिर उसने क्या करा, अपना एक व्यक्ति को कहाँ भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और वही व्यक्ति का नाम क्या था, मैगस्थनीस। और वो जब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहा तो उसने किताब लिखी इंडिका, जिसमें उसने इंडिया के बारे में अच्छा खासा लिखा, अच्छा खासा आपको विवरण देखने को मिलता है। इसी किताब से हमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगी, जैसे स्पाई नेटवर्क, दूसरा फीमेल बॉडीगार्ड्स, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको कहाँ से देखने को मिला, इंडिका से देखने को मिला। फिर आता है नेक्स्ट आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसमें कि जिसको कि किसने लिखा था, कौटिल्य ने। फिर आती है मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम, किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा। ऑल्दो ये उस समय के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो नहीं बताता, बट हाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी के बारे में ज़रूर आपको जिक्र करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अशोका ही वो पहले रूलर थे, अशोका वाज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने अपने मैसेजेस को किसके लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब राजा ने अपनी सब्जेक्ट्स बोला जाता है, अपनी जनता या फिर प्रजा, प्रजा के लिए लिखवाना शुरू करा था। किस पे, स्टोन सरफेसेस पे, नेचुरल रॉक्स पे, और एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर पे। तो यानी कि यहाँ पे जिस जो भी अशोका के संदेश हुआ करते थे उनको आपको देखने को मिलेगा रॉक एडिक्ट्स में, पिलर्स में। ओके, तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं। साथ साथ ही यूज द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम्म, तो उसमें उन्होंने धम्म के बारे में भी समझाया। तो जो भी चीज़ थी वो अपने बारे में तो बताते ही थे अपनी प्रजा को, साथ साथ धम्म के बारे में भी उन्होंने एम्पावर किया, ये बताया, अवेयर किया। फिर यहाँ पे लगभग टोटल कितने पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर आपको देखने को मिलते हैं, किसके, मगध के। वो 5 कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो कैपिटल होती है पाटलिपुत्रा, फिर उसके प्रोविंशियल सेक्टर जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तुसली, स्वर्ण नगरी, ये कहाँ पड़ता है, ये साउथ इंडिया में पड़ता है, ध्यान रखना। ओके, ये सब कहाँ आपको पाए जाते हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शन में। तो क्या पता आपसे सवाल आ जाए कि इनमें से कौन कौन से मेजर टाउन आपके अशोका के इंस्क्रिप्शन में लिखे गए हैं। फिर आता है मैगस्थनीज ने लगभग बात करी थी किसकी, कमिटीज़ की, जो कि 6 सब कमिटीज़ के द्वारा बताई जाती है, जिसमें कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ को किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो उन सब के बारे में आपका जिक्र किया है किसने, मैगस्थनीज ने।
जिसमें की बात होगी कि एक आपकी नेवी के लिए अलग से है, दूसरी आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए है, प्रोविजंस के लिए है, तीसरी आपकी फुट सोल्जर्स के लिए है, चौथी आपकी हॉर्सेस के लिए है, पांचवी चैरियट्स घुड़सवारों के लिए और छठी एलिफेंट्स के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं आर्मी में कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब एक तो फुट सोल्जर्स तो अलग है ही, फिर यहाँ पर कैवलरी भी है, एलिफेंट है, ओके, और साथ साथ इनके पास एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ नेवी भी पाई जाती है। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपगेटिंग धम्म। धम्मा मतलब धर्म, जो भी। अशोका कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, ये ध्यान रखना है, अशोका आपके बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ओके। और बुद्धिज्म के भी कौन से वाले सेक्टर से होते हैं, वो हीनयान की महायान, ये आपको ध्यान रखना है। चलो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, ये आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में। मैं कुछ लोगों के नाम आपको बताता हूँ, उसमें आपको बताना है कि ये कौन सी सेक्ट से थे। जैसे एक तो हो गया अशोका, दूसरा हो गया कनिष्क, ओके, अशोका कनिष्क, और किसके बारे में दूं आपको, चलो खारवेला के किंग, ठीक है, छोड़ो, आप इन दो को ही निकाल देना, ठीक है। अशोका और कनिष्क दोनों कौन कौन से सेक्ट से बिलोंग करते थे, अगर आपने ये भी कर दिया तो लगभग लगभग आपको आइडिया लग जाएगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो धम्म है, इसको फॉलो करने के लिए इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर भी रखा था, जिसका नाम था धम्म महाममता या धम्म महामता, जिसका कि बेसिक वर्क ही ये हुआ करता था कि वो धम्म के मैसेज को प्रोपगेट करेंगे, ओके। तो यहाँ आपको ध्यान रख लेना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन कौन से एरियाज होते हैं और कौन सी उसमें सबसे हेड पोजीशन होती है। तो जब आप एम्पायर की बात करोगे तो एम्पायर में किंग होता है, फिर प्रोविंस में कुमार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में राजुका होता है, विलेज में ग्रमिका होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पोजीशन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी जो कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती थी। देखिए, सबसे पहली तो आपकी कौन सी हो गई, समहर्ता। ये बेसिकली क्या करते थे, आपके टैक्सेस को कलेक्ट किया करते थे, ओके। ये आपके टैक्स कलेक्शन या फिर आज के टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम करते हैं ना, वो हुआ करते थे ये आपके। फिर नेक्स्ट होते हैं आपके शनिदाता। शनिदाता बेसिकली क्या हुआ करते थे, आपके खजाने की प्रोटेक्शन करते थे, ट्रेजरार होते थे ये आपके। फिर आता है शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष किस चीज़ के बारे में होता था, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में जो भी चीज़ें देखनी होती थी वो आपको देखा करते थे। शीताध्यक्ष मतलब, अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्राउन लैंड हुआ करता था, इसको हमने नाम दिया है सीता लैंड, ओके। क्राउन लैंड जो हुआ करता था उसको नाम दिया है सीता लैंड। अच्छा, इस क्राउन लैंड पे या जो भी आपका स्टेट टैक्स लगाता था ना, तो बोला जाता था खरज। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग नाम से जाना गया, तो एक खरज आपको याद रखना है। इसे बोलते थे टैक्स ऑन क्राउन लैंड। ये लगभग लगभग कितना हुआ करता था, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग, 1/3 भी हुआ करता था, कहीं पे 1/4 है, कहीं पे 1/6 है। तो आपको वो आपको देखना है कि कौन से पीरियड में कौन सा था। फिर नेक्स्ट आता है अमात्य, जिन्हें कि हम बोलते हैं सिविल सर्वेंट। मॉडर्न डे सिविल सर्वेंट हुआ करते थे आपके अमात्य। और क्या खासियत आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, सिल्वर पंच मार्क कॉइन, जिसमें कि किसी भी रूलर का नाम नहीं हुआ करता था। तो ऐसे आपको कॉइन्स देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स देखने को मिलती है विद रिंग्ड वेल। नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पोइट्री देखने को मिलती है। ऑर्नामेंट्स टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, फिगरिन्स मिलती है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो गोल्ड और सिल्वर से बनी है। कॉपर यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और क्या मिलते हैं, अशोका के एडिक्ट्स मिलते हैं, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, केव इंस्क्रिप्शंस, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। साथ साथ जितने भी पिलर्स कार्व आउट किए गए हैं चूनर हिल्स में, उनको एक एक अलग अलग जगहों पे ले जाया गया। तो ये सब चीज़ें आपने देखने को मिलेंगी। 3 मोस्टली बोले जाने वाली जो भाषाएं यहाँ पे थी, पहली थी प्राकृत, दूसरी ग्रीक, तीसरी अरामिक। ग्रीक और अरामिक का तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेगा। इवन अगर मैं आपको कल्चर की बात करूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं किसकी बात करूँ, आपके
कल्चर की बात करूँ तो इस समय पे यहाँ पर जो आपकी मूर्तियाँ बनती हैं स्कल्पचर, उसमें भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला मगध का, या फिर आप बोलेंगे मथुरा स्टाइल, और दूसरा कहाँ का, दूसरा आप बोल सकते हो गांधार स्टाइल। ओके, और गांधारा में जब आप बात करोगे तो पूरा नॉर्थ वेस्ट या फिर ग्रीक का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। कैसे मस्कुलर बॉडी, मेस्कुलिनिटी उसमें ज़्यादा शो होगी, और मथुरा में स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़्यादा शो होगी। जब इनको अलग से पढ़ाएंगे तब डिस्कस करते हैं इनको आगे की चीज़ें। और क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जेम्स प्रिंसेप के द्वारा खोजे गए या डिसाइफर किए गए, मतलब उसको पढ़ा गया। फिर यहाँ पे सारनाथ में आपको क्या मिलता है, धम्म अशोक, मतलब अशोका ने जो धम्म के बारे में बताया वो कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, सारनाथ में। फिर मस्की और गुजरा वाला जो उनका एडिक्ट था, वहाँ पे आपको क्या मिलता है, अशोका ने अपना असली नाम बताया। और बरबू, अशोका ने अपना फेथ इन बुद्धिज्म बताया। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से पता लगी, इन डिफरेंट जब हमने एडिक्ट्स को पढ़ा या इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, उसके बाद जाके हमें अशोका के बारे में, मगध के बारे में और महाजनपद के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। तो आप देख रहे हो कि आपको जो हिस्ट्री की एक छोटे से चैप्टर में मिल रहा है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए और उसको क्लब करने के लिए कितना मेहनत करी गई है। फिर यहाँ पे चीफ्स और किंग्स जो कि साउथ में पाए जाते थे वो कौन कौन से थे। सबसे मोस्टली तो आपको ध्यान रखना है कि साउथ में यानी कि डेक्कन से नीचे आपके तीन ही मेन हुआ करते हैं। कौन, चोल, चेर और पांड्यास। ये कहाँ पे रूल करते हैं, तमिलकम, जो कि आज के टाइम पे आपका तमिल कंट्री है, यानी कि लगभग लगभग आपका तमिलनाडु, दूसरा केरला और तीसरा मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। ओके, इन तीन एरियाज को मिला के जो एरिया बनता है वहाँ पर ये तीन लोग आपके राज करा करते थे। अगर हम डेक्कन की तरफ आ जाएं या सेंट्रल इंडिया की तरफ, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सातवाहनास, जिन्होंने लगभग लगभग वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया पे 2nd सेंचुरी BC में राज किया। उसके बाद आप देखोगे शक, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। तो अगर मैं इंडिया को डिवाइड कर दूँ थोड़ा सा इस तरीके से, ओके, तो ये वाला जो एरिया था यहाँ पर, एक तो ये हो गए चोला, चेरा, और इधर पे पांड्या। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ ये वाले एरिया की, तो यहाँ पर आपके कौन होंगे, सातवाहना। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की, तो यहाँ पे आपके कौन होंगे, शख्स। एक सेकंड, ओके, तो ये हो जाएंगे आपके शक वाले रूलर्स हो जाएंगे। तो इन्हीं से आपको पता लगता है कि आपके नॉर्थन या सेंट्रल इंडिया में कितने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राजास देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे ज़्यादातर राजाओं ने क्या करा है, अपनी अथॉरिटी को, क्योंकि अब देखिए मान के चलिए कोई भी नया राजा बनता है तो एकदम से जो लोग होते हैं ना, यानी कि सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रजा होते हैं, वो उसको एकदम से नहीं अपनाती। तो उनको क्या करना पड़ता है, अपना एक हाई स्टेटस शो करना पड़ता है कि देखिए हमें देवताओं ने, या फिर डिवाइन किंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो उनको दिखाना पड़ता है। तो फॉर क्लेमिंग हाई स्टेटस किंग एसोसिएट देमसेल्फ विद डीटीज सच एज कुषाण। इन्होंने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था, देवपुत्र, मतलब सन ऑफ गॉड, मतलब हम भगवान के बच्चे हैं। और फिर 4th सेंचुरी में लगभग लगभग इसके एविडेंसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इवन गुप्ता एम्पायर वाले भी इसी तरह की कुछ चीज़ें बताया करते थे। इसके बारे में मैं कहाँ से पता लगा, प्रयाग प्रशस्ति, ओके, जो कि कहाँ का पिलर है, इलाहाबाद में आपको पाया जाता है। और ये किसने लिखा था, हरिसेन ने। कौन सी भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में मिला था। और किसके दौरान, समय के काल में लिखा था, तो समुद्रगुप्त के कार्यकाल में लिखा था। उस सब में भी आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताया, कौन सा, चलिए दोबारा से इसको रिकैप कर लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। कब लिखा, ओके, कौन सी भाषा में लिखा था, संस्कृत में लिखा था।
मैं बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको भी बोलते बोलते याद हो जाए। और मेरे हिसाब से तो आप भी साथ में बैठ के लिखिए मेरे। और किसके कार्यकाल में लिखा था? समुद्रगुप्ता के कार्यकाल में लिखा था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपको रेफरेंस मिलता है समुद्रगुप्त का। फिर अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो मैगस्थनीज के हिसाब से इस समय जो सोसाइटी थी वो 7 कास्ट में डिवाइडेड थी। हालांकि यहाँ पे देयर वर मोबिलिटी इन सोसाइटी एज पीपल कैन राइज टू इम्पॉर्टेंट पोजीशन विद देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। तो आप किसी भी वर्ग में पैदा हुए हों, आपके अंदर अगर काबिलियत है और कैपेसिटी है, तो आप एक वर्ग से दूसरे वर्ग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब जो आपकी सोसाइटी थी उसमें क्या थी? मोबिलिटी आपको पाई जाती है, मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम। अच्छा, अभी जो मॉडर्न डे में कास्ट सिस्टम फॉलो होता है, क्या उसमें मोबिलिटी है कि नहीं है, ये आपको ध्यान करना है या इससे कंपेयर करना है आपको। फिर रिलीजियस टॉलरेंस आपको देखने को मिलेगी, मतलब कोई भी रिलीजन होता था उसको अच्छे से हम अपनाते थे। ब्राह्मण्स वर अकॉर्डेड दी हाईएस्ट स्टेटस, तो ब्राह्मण्स को सबसे बड़ा स्टेटस यहाँ पे मिलता था। विमेंस एंड एल्डर्स वर ऑल्सो रिस्पेक्टेड, देयर वर इंस्टेंसेज वेयर वुमेन बीइंग अपॉइंटेड टू ऑफिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे आपको ये भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि कभी कभार महिलाओं को भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रखा गया है। फिर यहाँ पे आपको क्या देखने का मिलेगा भैया? लोगों के बीच में आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर की स्टोरीज हम देखेंगे, रिफर टू स्पेशली विद इन द बुद्धिस्ट रिफर टू अ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल पीजेंट एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स। तो यहाँ पर दो तरीके के लोग आपको देखने को मिले। एक तरफ तो ऐसे लोग थे जिनके पास क्या था? लार्ज लैंड थी, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे लैंडलेस लेबर्स। ये हमको कहाँ पता लगा? बुद्धिज्म के टेक्स्ट में। फिर यहाँ पर एक टर्म आपको देखी जाती है गृहपति, यूज़ करा जाता है पाली टेक्स्ट में। किनको? सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले जो भी लेबरर्स हुआ करते थे उनके बारे में। तो लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज द विलेज हेडमेंस। तो आप यहाँ पे देखोगे इवन जो सदर्न इंडिया है वहाँ पर भी आपको इस तरह की टर्म्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे वहाँ पर जो लैंड होल्डर्स थे, लार्ज लैंड होल्डर्स, उनको बोला जाता था विल्लार्स। जो प्लगमैन हुआ करते थे वो जुवार, और जो स्लेव्स हुआ करते थे अधिमई। तो तीनों चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या? विल्लार, उजावर और आदिमई। ओके, नो डाउट कभी भी किसी भी दिन आपका यूपीएससी ये सवाल पूछ ले आपसे। सीएपीएफ में नहीं पूछेगी तो सीडीएस में पूछेगी, सीडीएस और सीएपीएफ दोनों में नहीं पूछेगी, मे भी सिविल सर्विसेज में पूछ सकती है। तो चाहे जहाँ भी जाओ ये चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। फिर जब आप कुछ इंस्क्रिप्शन की बात करोगे, उनको हमने ज़्यादातर स्टोन्स पे लिखा है, बट मतलब कुछ इंस्क्रिप्शन आपके स्टोन पे है, ज़्यादातर आपके किस में देखने को मिलेंगे? कॉपर में। ओके, और उनमें से कुछ इंस्क्रिप्शंस में आपको ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि लैंड ग्रांट्स दी गई हैं किसको? ब्राह्मण्स को। और उस चीज़ को क्या बोला जाता है? आग्रहारा। ध्यान रखना है आपको, आग्रहारा मतलब अगर यहाँ पे आपके टर्म आ जाए आग्रहारा, तो मतलब क्या होता है? लैंड गिवन टू ब्राह्मणा। ओके, तो लैंड किसको दी गई है? ब्राह्मण्स को दी गई है, उसको बोला जाता है। ओके, और ये चीज़ किस चीज़ में एग्जम्प्टेड थी? मतलब जो भी लैंड आपकी दी गई है ब्राह्मण्स को, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपसे कभी भी ये दो सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। पहली बात तो जो लैंड दी गई है ब्राह्मण्स को उसको क्या कहा जाता है, और दूसरी बात क्या उस पर टैक्स लगता था? नहीं लगता था, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी। फिर आता है अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड। तो वुमेन्स को इंडिविजुअल या फिर इंडिपेंडेंट एक्सेस लैंड का नहीं हुआ करता था। बट हाँ, कुछ आपके इंस्क्रिप्शन ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर, जैसे प्रभावती का एक एग्जाम्पल आप ले लो, उनके पास लैंड हुआ करती थी। तो आपको मतलब मोस्टली आपको एक जेनरिक, इसमें क्या करना है? आपको एक जेनरिक व्यू देखना है, और उसके बाद अगर कोई स्पेशल या एग्जाम्पशन है वो देखना है। फिर कॉइन्स एंड किंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपको इस समय के दौरान आपको पंच मार्क कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये पंच मार्क कॉइन्स आपके किसके बने होते थे? सिल्वर के बने होते थे, और दूसरा कॉपर के बने होते थे।
ओके, इनको आपको ध्यान रखना है। साथ साथ यहाँ जो सबसे पहले कॉइन्स थे टू बियर द नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर, वो किसके द्वारा इशू किए गए थे? इंडो ग्रीक्स के द्वारा। तो पहले कॉइन्स जिनके अंदर या जिनके ऊपर आपको नाम देखने को मिले हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था मौर्यंस के टाइम पे, अभी पीछे पढ़ाया ना मैंने आपको क्या, मौर्यंस के टाइम पे आपको कोई भी नाम, कोई भी चित्र कुछ नहीं देखने को मिला था। बट फर्स्ट रूलर जिन्होंने अपना नाम और इमेज डलवाई, दैट इज़ योर इंडो ग्रीक्स, और जो कि मोस्टली आपके कहाँ पाए जाते थे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपके पाए जाते थे। पहले गोल्ड कॉइन्स जो इशू किए गए थे वो किसके द्वारा इशू किए गए थे? कुशान्स के द्वारा इशू किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। पहले गोल्ड कॉइन्स, फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसके द्वारा इशू किए गए हैं? कुशान के द्वारा इशू किए गए हैं। और ये भी लगभग किसके आइडेंटिकल हुआ करते थे? उस समय के जो रोमन एम्पायर होता है उसके आइडेंटिकल। फिर सेकंड आपको देखना है द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड कॉइन इंडिकेट द एनॉर्मस वैल्यू ट्रांजेक्शन दैट वर टेकिंग प्लेस। और आपको ये, अच्छा, इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे गुप्ता एम्पायर के पीरियड में। दैट्स वाई जो गुप्ता एम्पायर का पीरियड था उसी को हम बोलते हैं अपनी गोल्डन एज ऑफ इंडिया, जिस समय इंडिया लिटरली सोने की चिड़िया हुआ करता था। ओके, हालांकि यहाँ पर आपको कहीं कहीं जगहों पे कॉपर कॉइन्स के भी साक्ष्य देखने को मिलेंगे, जैसे यदुयास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ये आपके क्या इशू करते थे? कॉपर कॉइन्स भी इशू करते थे। और जो सबसे ज़्यादा मतलब जब से स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन इशू किए गए हैं दैट इज़ ड्यूरिंग दी गुप्ता एम्पायर। और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं अप्रिशिएटेड है? बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी। प्योरिटी ऑफ गोल्ड कॉइन सबसे अच्छी किसके दौरान हुई है? गुप्तास के दौरान हुई है। फिर हमें कुछ सेवरल स्क्रिप्ट देखने को मिली है, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकास। तो अशोका ने सबसे ज़्यादा किसको यूज़ किया है? ब्राह्मी। अच्छा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे वो किस किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं उन सब के बारे में देख लेते हैं। तो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, खरोस्ती में लिखे गए हैं, आपके संस्कृत में लिखे गए हैं, और लास्ट प्राकृत में लिखे गए हैं। देखिए, खरोस्ती वाले आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ब्राह्मी वाले आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? लगभग नॉर्थ इंडिया में। ओके, प्राकृत वाले भी आपको कहाँ मिलेंगे? इंडो गंगेटिक के एरिया में, मतलब मथुरा, मगध, इस तरह इसके आसपास। संस्कृत वाले भी आपको यहाँ पे कहाँ पे? मथुरा की तरफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने खोजी थी? जेम्स प्रिंसेप इन 1838। खरोस्ती स्क्रिप्ट ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली, और आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। हमने मोस्टली ट्राई किया है कि आपके जो नए लेक्चर हैं इनको हम बेस कर पाएँ with the recent change in the pattern of UPSC, CAPF and CDS एग्ज़ाम। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके हिसाब से रिकमेंडेशन जो हमें चेंज करना चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू मतलब टाइप दिस इन कमेंट बॉक्स। हम आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ते हैं और उनके हिसाब से हम अपने कंटेंट को अपडेट भी करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं विद आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एस डिफेंस। एंड अब आप हमसे व्हाट्सएप वगैरह में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास ये यूट्यूब चैनल तो है ही, इसमें आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए और सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी में मिल जाया करेंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।